So, hi everyone, this is Mayank. Today we are going to start with another chapter that is security analysis. ये चैप्टर आपका मोस्टली थेरी चैप्टर है सिवाय दो कॉन्सेप्ट्स के जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रैक्टिकल। तो सर सिक्योरिटी एनालिसिस जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में कहा था कि प्लीज़ मेक श्योर सिक्योरिटी एनालिसिस की एक बार आप थेरी पढ़ के आएँ, उसके बाद आपको रिवाइज चार्ट से करना है हर बार ताकि आप हमेशा याद रखें कि क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है सर, दिस इज़ गोइंग टू बी सिक्योरिटी एनालिसिस। आप देख सकते हैं हम अभी कहाँ हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा खत्म हो चुका है, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ये आपका थ्योरी चैप्टर था। उसके बाद सेकंड चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट, उसमें काफ़ी कुछ हमने देखा। ठीक है, सेकंड सेक्शन का पहला चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर है सिक्योरिटी एनालिसिस। इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर थ्योरी पूछी गई इस पर तो 4 मार्क्स की थ्योरी पूछी जाएगी, और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया तो 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि ईएमए का क्वेश्चन अगर पूछा गया तो एक वो हो सकता है, दूसरा रन टेस्ट पे आ सकता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट होते क्या हैं, स्टार्ट हम ईएमए से करेंगे। थोड़ा सा सर देखो टेक्निकल है ये वाला पार्ट, टेक्निकल यानी कि स्टैटिस्टिक्स से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। बट चैप्टर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है सर एक अच्छी हैबिट का होना। एक अच्छी हैबिट आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है। अब वो हैबिट क्या है सर? हैबिट है रिवीजन। हर दिन एक चैप्टर तो भी आपने रिवाइज करना है बहुत अच्छे से और शांति से, समझ के, रटने के हिसाब से नहीं, समझ के। ठीक है सर, अब ध्यान देना। यहाँ पे देखता हूँ मैं, मेरा चार्ट ओपन हुआ क्या? ये जो चार्ट है वो ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, चार्ट्स के थ्रू भी आपको रिवाइज कराऊंगा, मौका मिलेगा तब। अब आ जाते हैं सबसे पहले तो हम हमारे फार्मूला बुक पे। तो आपको क्या करना है सर, ये फार्मूला बुक जो है ये ओपन करनी है। ठीक है, अब इस फार्मूला बुक में सबसे पहले अगर फार्मूला अगर आप देखोगे तो वो बेसिक्स था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हमने क्या क्या देख लिया एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला देखा था। इस फार्मूले से और उसके बाद वाले फार्मूले से काफ़ी कुछ कनेक्टेड है और अभी तक ये मैंने प्रूव भी किया है। सो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सर? प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इंटू टाइम पर एनम से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद अगर आप कंपाउंड अमाउंट देखोगे, थोड़ा सा एक सेकंड, हाँ, अगर उसके बाद आप कंपाउंड अमाउंट देखोगे तो कंपाउंड अमाउंट कैसे निकाला जा सकता है? पी इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर टू द पावर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन ईयर्स। अब ये सब ईयर्स में क्यों ले रहे हैं सर हम? ये भी ईयर्स में लिया हमने, ये भी ईयर्स में लिया, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप न्यूमरेटर में ले रहे हो वो भी पर ईयर है, इसलिए। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालना देखा कि यार अगर हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है, मल्टीपल कंपाउंडिंग का, तो इफेक्टिवली हम कितना कमाते हैं। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट, ये कहाँ से फॉर्मूला आया? इसी से आया, ये वाला फॉर्मूला इसी से। ध्यान देना, ये प्रिंसिपल अमाउंट को आप इधर शिफ्ट करते थे, कंपाउंड अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल होती थी। कंपाउंड अमाउंट कैसे निकालते थे? न्यूमरेटर में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, फिर डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल होता था, और उसी चीज़ का ये आपने फॉर्मूला बनाया हुआ है। ये 1 कहाँ से आता है थोड़ा सा ध्यान देना, ये 1 आता है प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल करके, यानी कि न्यूमरेटर इसके अंदर का प्रिंसिपल और ये वाला प्रिंसिपल जब एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो 1 आंसर आता है। ये 1 वो है। थोड़ा सा अब एक काम करो, अपने फॉर्मूला बुक में ही इसको ऐसे मार्किंग करके P/P लिख लो। ये लिखने का पर्पज़ क्या है? अच्छा एक मिनट ना, थोड़ा ढंग से बात करूँगा मैं। अब ये लिखने का पर्पज़ क्या है सर? ये लिखने का पर्पज़ है कि आपको याद रहना चाहिए ये चीज़ कि ये फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या था। जैसे ही आप P/P लिखोगे आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद आ जाएगा कि ये डेरिवेशन यहाँ से आया हुआ है, पूरा फॉर्मूले का डेरिवेशन यहाँ से है। ठीक है, अब आगे आते हैं सर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे भी 1 प्लस आर टू द डिवाइडेड बाय एन है, यहाँ पे भी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन है, यहाँ पे भी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन है। ये वाला फॉर्मूला भी यहीं से आया है। फ्यूचर वैल्यू को ऐसे एरो देके यहाँ पे लिख लो आपकी कंपाउंड अमाउंट, और प्रेजेंट वैल्यू को एरो देके यहाँ पे लिख लो प्रिंसिपल। जैसे ही ये लिखोगे आपको आइडिया आ जाएगा कि यार ये तो फॉर्मूला ऊपर से ही आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अच्छा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला फिर क्या बनता है? इसी को जब आगे बढ़ाते जाते हो तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। थोड़ा ध्यान देना,
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। नॉर्मली यही होता है, ये बाकी का डिवाइडेड बाय एन टू द पावर एन टी नहीं लेना पड़ता। जैसे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दबाते हो आप, ये करने के बाद में तो आपका हर साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आते जाता है। ओके सर, अब आते हैं सर फिफ्थ वाले पार्ट पे, जो कि है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये कब यूज़ होता है? जब एक ही फिगर को 5 बार दिया होता है या कंटिन्यूस रिपीट होती है वो फिगर, और उन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल द फिगर्स फॉर 5 to 7 टाइम्स, हम एक ही बार वो फिगर लेते हैं और सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की टोटल करके मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाए उन सारे एन्युटीज़ की। इसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ओके, ये वाला PVAF आप कैसे निकालते हो कैलकुलेटर पे? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इक्वल टू एम प्लस इक्वल्स टू एम प्लस इक्वल्स टू एम प्लस। जितना साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टोटल करना है उतनी बार इक्वल्स टू एम प्लस दबाना है, और आखिरी में आपको मेमोरी रिकॉल करना है MRC दबा के। उसके बाद परपेचुटी वाला कॉन्सेप्ट था वैल्यू ऑफ परपेचुटी, जो हर साल कैश फ्लो मिलनी है या हर पीरियड में मिलनी है, डिवाइडेड बाय उस पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये 1 साल का कैश फ्लो है तो रेट भी 1 साल का होना चाहिए, अगर ये 6 महीने का कैश फ्लो है तो रेट भी 6 महीने का होना चाहिए, अगर ये 5 साल का कैश फ्लो है तो रेट भी 5 साल का एक साथ होना चाहिए। आ रही बात आपको समझ में? 99% ऑफ द टाइम जो आप क्वेश्चंस देखने वाले हो उसमें ये कैश फ्लो हर साल का होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हर साल का होगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी थी वो ये है, आप अभी पेन लेके यहाँ पे लिख लो, अगर पीरियोडिक कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का है तो परपेचुटी 0th ईयर की मिलती है आपको। अगर सेकंड ईयर का कैश फ्लो है तो परपेचुटी की वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड की मिलती है। ये सब चीज़ें मैं आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन में समझाऊंगा। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका यहाँ पे खत्म हुआ, बेसिक्स हम बाद में देखने वाले थे। रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले देखा जाए तो शुरुआत इस फॉर्मूले से होती है क्या? नहीं सर, सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो इस फॉर्मूले से होती है। जो शुरुआत होती है वो इस फॉर्मूले से होती है। तो सर आपने ये फॉर्मूला आखिरी में क्यों लिखा? सर गलती हो गई, माफ़ कर देना, अगली बार जब मैं फॉर्मूला बुक बनाऊंगा तो ये फॉर्मूला ऊपर डाल दूंगा। होता क्या है, कई बार कुछ ना कुछ छोटा छोटा तो गलतियाँ मुझसे भी हो ही जाती है। मतलब मैं 90 बोल रहा हूँ, मतलब मैं 90s की पैदाइश हूँ वैसे तो बोलने का मेरा मतलब है कि कितना भी मैं बड़ा हो जाऊँ, कितना भी आप किसी भी इंसान को ले लो, कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियाँ तो इंसान करता ही है। तो मैं सीखते जाता हूँ और सुधारते जाता हूँ। आप भी देखना, आपको थोड़ा आप बड़े हो जाओगे तब आपको थोड़ा याद आएगा। अभी आप में और मेरे में शायद 10-1 साल का फ़र्क रहेगा। मैं 32 के आसपास हूँ, आप 22-21 के आसपास होंगे, 20s के होंगे। तो आप जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, करियर में, तो आपको रियलाइज़ होगा कि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। आप बस या तो दूसरों की गलतियों से पहले सीख लेते हो, या तो जब खुद गलती करते हो तो उससे सीख लेते हो, और अगली बार आपका बेटर वर्जन प्रेजेंट करते हो। तो बस यही सब चीज़ है सर। यहाँ ये मैंने फार्मूला डाल दिया। अब देखा जाए तो इसी फार्मूले से बाकी सारे फार्मूले बने, तो ये पहला डालना चाहिए था। चलो ठीक है, जी स्कोर की वैल्यू, जी स्कोर की जो वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसे समझना ज़रूरी है, फॉर्मूला रटना ज़रूरी नहीं है। एक्स का मतलब है कहाँ तक हमें पहुँचना है, म्यू का मतलब है कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा, एक क्वेश्चन था हमारा जहाँ पे हम 2 करोड़ के प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे थे और -1 के प्रॉफिट यानी कि 1 करोड़ के लॉस तक हमें पहुँचना था। तो न्यूमरेटर में फिगर आई थी -3, यानी दोनों के बीच जो डिस्टेंस कवर करना है हमें म्यू से लेके एक्स तक का, वो था -3, और हर डिस्टेंस यानी कि हर स्टेप 1.6 करोड़ के प्रॉफिट और इसका था लॉस का। तो 1.6 यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, और -3 न्यूमरेटर में आ गया था। इससे हमने जी स्कोर निकाला था 1.98 या 78 समथिंग। ठीक है, ये है बेसिकली जी स्कोर। अब इस जी स्कोर की हम प्रोबेबिलिटी जी टेबल में देखते हैं और पता लगाते हैं कि कितने चांसेस है परसेंटेज में कि हमारा मैक्सिमम नुकसान एक्स जितना होगा। अगर इधर की पूरी आप राइट साइड की अगर आप पूरी प्रोबेबिलिटी लो, और अगर लेफ्ट साइड की लो, तो ये बोलेंगे कि कितने चांसेस है कि मिनिमम नुकसान हमारा एक्स जितना होगा।
अगर x लेफ्ट में है तो थोड़ा सा टेक्निकल है समझने में, बट टेबल के साथ आसानी से समझा जा सकता है। अब यही चीज़ वार वाली थी कि वार यानी कि हमें नुकसान निकालना बताता है। अब x इस फॉर्मूले में और कुछ नहीं वार होता है कि कितना नुकसान हमें निकालना है, और वार निकालते समय म्यू हमेशा हम जीरो लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, माइनस म्यू तो हट जाएगा फॉर्मूले से क्योंकि ये तो जीरो ही आना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को इधर भेजोगे तो z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि जी स्कोर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एक्स यानी कि वार। तो यही हमारा फॉर्मूला बना, वार इज इक्वल टू जी स्कोर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब अगर ये टी डेज के बजाय अगर एक दिन के बजाय 5 दिन का होता और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही दिन का दिया रहता तो आप क्या करते, एक दिन के स्टैंडर्ड डेविएशन को अंडर रूट उतने दिन से करते जितने दिन का वार आपको निकालना है। सो 5 दिन। बेसिकली स्पीकिंग आपको जो वार निकालना होता है टी डेज का, मान लो 5 दिन का वार निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 5 दिन का लेना चाहिए, और अगर एक दिन का दिया है तो अंडर रूट 5 कर दो, ठीक है। अब ये जो जीरो स्कोर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 डे, इसको वार फॉर 1 डे भी कहा जाता है। तो वार निकालने के ये 3 अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं जो एक दूसरे से ही निकले हैं, तो अलग अलग नहीं है, बट मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा था कि आपको अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि एक दिन का वार इतना है, लेट से 10 लाख रुपए, और हमें 5 दिन का वार निकालना है, तो आप तो निकाल ही नहीं पाओगे अगर आपने ये पहला वाला फॉर्मूला रटा हुआ है, क्योंकि आप बोलोगे जी स्कोर का है, नहीं है, आप बोलोगे स्टैंडर्ड डेविएशन का है, नहीं है, तो तकलीफ में फंस जाओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में मैंने यही बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मल्टीपल डेज के निकालना है तो एक दिन का इंटू टी डेज कर लो। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वीकली दिया है तो अंडर रूट उतने वीक्स होने चाहिए जितना आपको चाहिए। जैसे एक साल का निकालना है तो एक साल के लिए 52 वीक्स होते हैं, तो 52 या 50 वीक्स इसके अंदर आप लोगे। उसके बाद में पोर्टफोलियो वेरिएंस इन करेंसी, ब्रैकेट में जानबूझ के करेंसी लिखा हुआ है, क्यों सर? क्योंकि करेंसी में वेरिएंस निकालते समय वेट का इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं होता। आपने देखा होगा हमने स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करें, अच्छा हमने वो फॉर्मूलेस तो अभी तक याद ही नहीं करे, एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, वो पोर्टफोलियो में देख लेंगे। सो वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो ये स्क्वायर के फॉर्मेट में निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड इन्वेस्टमेंट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सेकंड इन्वेस्टमेंट इंटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ ए बी। आपको याद है कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है दोनों दो सिक्योरिटीज़ के बीच में वो -1 से 1 के बीच तक का होता है, उसका एक रेंज होता है। वेट्स क्यों नहीं लिखे गए हैं यहाँ पे, मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया था, यहाँ पे उसी के बारे में लिखा है कि परसेंटेज के टाइम पे लोगे, रुपीज़ के टाइम पे नहीं लोगे, क्योंकि आंसर सेम आता है। पोर्टफोलियो वार की बात करते हैं सर, जैसे आप पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालते हैं वैसे ही पोर्टफोलियो का वार निकाल सकते हैं। तो पोर्टफोलियो वार स्क्वायर इज इक्वल टू वार ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वार ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वार ऑफ ए, वार ऑफ बी और कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ ए बी। इन सब के अलावा अगर आप इस फॉर्मेट से भी निकाल सकते हैं, पोर्टफोलियो का वार अगर निकालना है तो जी स्कोर इंटू पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो। आ रही है बात आपको समझ में? यही है वो फॉर्मूला। इसी के साथ हमारा ये सब चीज़ें खत्म हुई। अब मैं सिक्योरिटी एनालिसिस पे आता हूँ। सर सिक्योरिटी एनालिसिस का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो सबसे पहले है सर एब्सोल्यूट ब्रेथ इंडेक्स वाला फॉर्मूला। ये आप थोड़ा इग्नोर करके चलो। इग्नोर क्यों करके चलो सर? सिलेबस में नहीं है क्या? सिलेबस में है, ठीक है। हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि फर्स्ट ये फास्ट ट्रैक बैच है, सेकंड आज तक कोई क्वेश्चन इस पर पूछा नहीं गया, थर्ड कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका स्टडी मटेरियल में भी नहीं दिया हुआ है। बट इन केस आता है तो थोड़ा सा ध्यान दो। हम ये जो चैप्टर देख रहे हैं ये सिक्योरिटी यानी कि मोस्टली इक्विटी शेयर, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो अब मेरी बातों को थोड़ा सा आप समझ पाओगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी आपके पास मौका है, आप ये लेक्चर बंद करके पहले थ्योरी पढ़ सकते हो। आप बोलोगे सर मेरे को पहले फास्ट ट्रैक आपकी कंप्लीट करनी है उसके बाद मैं थ्योरी पढ़ते बैठूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे और आपकी उम्र में 10 साल का फ़र्क है, थोड़ा सा मेरा लिहाज रख लो। एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, मैं गलतियों से ही बता रहा हूँ। आप ये कोशिश मत करो बिल्कुल भी कि सर मैं अपनी गलती खुद करूँगा और मैं अपना खुद सीखूँगा। अगर आपको किसी महान वैज्ञानिक या महान इंसान ने कहा है कि अगर किसी इंसान ने अपनी पूरी उम्र में 50 साल की उम्र में गलतियां कर कर के वो सीखा है और वो सारी गलतियां उसने एक बुक में लिखी है कि उसने क्या गलतियां की, तो आप अगर उसी फील्ड में हैं तो आप उसकी वो बुक से अपने 50 साल बचा सकते हैं। अगर आप वो बुक नहीं पढ़ोगे तो 50 साल आप भी उन्हीं गलतियों को करके वापस सीखने में लगा दोगे। आ रही है बात आपके समझ में? तो वो गलतियां आप एक झटके में हटा सकते हो, आप नई गलतियां या उसके आगे बढ़ सकते हो, उस इंसान के आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने वो बुक पूरी पढ़ ली तो आप मेरे से भी बहुत आगे जा सकते हो, जो कि मैं चाहता हूँ।
ठीक है। तो मैं मेरी गलतियों का एक्सपीरियंस प्लस मेरे अंडर में जितने स्टूडेंट्स थे आज तक, उन स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस को कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। थोड़ा सा मुझ पे भरोसा रखो, थेरी पहले पढ़ो, उसके बाद यहाँ पे आओ। ठीक है, तो भले की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है ही। ठीक है सर। एब्सोल्यूट ब्रेथ इंडेक्स अगर है, एब्सोल्यूट ये सिक्योरिटी का मतलब मोस्टली हम इक्विटी शेयर्स जो खरीदना चाहते हैं उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे को टाटा मोटर्स का शेयर खरीदना है, अब टाटा मोटर्स का शेयर मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं, इन सब चीज़ों का एनालिसिस आप करते हो, मार्केट का एनालिसिस करते हो। तो यही सब चीज़ें इस चैप्टर में दी हुई है। एब्सोल्यूट ब्रेथ इंडेक्स निकालने का तरीका है कि कितने स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। मान लो आपके पास में 50 स्टॉक है, 50 में से 30 स्टॉक्स का आज जो क्लोजिंग था वो ग्रीन रहा। ग्रीन रहा यानी कि वो पॉजिटिव या गेन करे, यानी उन्होंने वो शेयर प्राइसेस उनकी आज बढ़ी है। तो 30 शेयर्स की प्राइसेस अगर बढ़ी है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। नंबर ऑफ एडवांसिंग स्टॉक्स माइनस नंबर ऑफ डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। अब मैंने कितना बोला, 50 शेयर्स है मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी तो कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। इन मत बोलने का मतलब है कि अगर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ आ ही जाता है तो कुछ तो करके आओगे ही ना आप। गलत सलत कुछ भी लिखो लेकिन लिख के आओ। अब ध्यान दो, मान लो टोटल 50 स्टॉक्स है, ठीक है। 50 में 30 स्टॉक्स आपके, 30 स्टॉक्स जो है आपके ऊपर गए थे, और बाकी 20 में से मान लो 15 स्टॉक्स आपके डाउन गए थे, नीचे गए थे, मतलब रेड में ख़त्म हुए वो, उनमें आज लॉस हुआ है वो। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो क्या था आपका, अरे थोड़ा सा रख गया। फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ एडवांसिंग स्टॉक्स माइनस नंबर ऑफ डिक्लाइनिंग स्टॉक्स डिवाइडेड बाय टोटल इश्यूज ट्रेडेड। एक सेकंड ना, हाँ, तो टोटल कितने इश्यूज ट्रेड किए आपने, 50। आप बोलोगे सर देखो 50 में से 30 ऊपर गए, 15 नीचे गए, बाकी 5 का क्या हुआ। बाकी 5 में कोई चेंज नहीं आया। ऐसा भी तो होता है ना कि कोई चेंज नहीं आया, 20 रुपये में ओपन हुआ था, क्लोज हुआ था पिछले दिन, आज भी 20 रुपये में क्लोज हुआ है, तो ऐसा होता है। सो 30 में से 15 गए, 15 बचे, डिवाइडेड बाय 50 कर लो, तो ये आपका एब्सोल्यूट ब्रेथ इंडेक्स आ जाता है 0.3। ठीक है, आया समझ में। अब ध्यान देना, टोटल इश्यूज ट्रेडेड की है एडवांसिंग स्टॉक्स प्लस डिक्लाइनिंग स्टॉक्स प्लस स्टॉक्स। अच्छा, ये यहाँ पे एक करेक्शन करो, करो करो करो। वहाँ पे लिखो स्टॉक्स विथ नो चेंज, स्टॉक्स विथ नो चेंज। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा बताता हूँ कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या होता है। इस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई आपका कॉन्सेप्चुअली डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना ही कभी पूछा गया है। ये आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। वो है सर एवरेज वाईटीएम डिवाइडेड बाय एवरेज वाईटीएम किसका, बेस्ट ग्रेड बॉन्ड्स का। ये बॉन्ड्स के अगेंस्ट में है। तो मैं जैसे अभी आपको ये एग्जांपल बता रहा था, एबीआई वाला वो इक्विटी शेयर्स पे था, ये मोस्टली बॉन्ड्स पे है। तो बॉन्ड्स के केस में क्या होता है कि आपके जितने भी बॉन्ड्स है उसमें से बढ़िया क्वालिटी वाले या बढ़िया जिनकी रेटिंग है वो वाले बॉन्ड्स का एवरेज रिटर्न कितना है वो निकाल लो। वाईटीएम हम सीखेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में क्या होता है। वाईटीएम यानी यील्ड टिल मैच्योरिटी। आप अभी शॉर्ट फॉर्म के लिए आप ये मानो समझने के लिए कि रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो जितने भी बढ़िया बढ़िया बॉन्ड होते हैं उन सब का एवरेज रिटर्न कितना डिवाइडेड बाय इंटरमीडिएट बॉन्ड जो होते हैं उन सब का एवरेज रिटर्न कितना। जब आप ये निकालते हो तो आपको एक डायरेक्शन पता चलती है कि मार्केट शॉर्ट टर्म जाने वाला है कि लॉन्ग टर्म जाने वाला है, क्योंकि बेस्ट ग्रेड बॉन्ड्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये बताता है कि कितना आपका मार्केट स्ट्रेंथ है, मतलब आप कितना भरोसा कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, इंडेक्स में उस स्टॉक पे कितना भरोसा कर सकते हैं, इंडेक्स में कितना चेंज हुआ। इंडेक्स क्या होता है सर, देखो दो एक्सचेंज है अपने यहाँ पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो होता है उसे निफ्टी कहते हैं हम, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है उसे हम सेंसेक्स कहते हैं। तो ये जो इंडेक्स है इसमें आज कितना चेंज आया, लेट से सर 10% चेंज आया, और हमारे स्टॉक की प्राइस में कितना चेंज आया, 10% चेंज आया। तो 10/10 कितना, स्ट्रेंथ इंडेक्स 1 हो गया। 1 का मतलब क्या हो गया कि एग्जैक्टली मार्केट के कंपैरिजन में चेंज बता रहे। अगर यहाँ पे 8 ही होता तो 8/10 कितना होता, 0.8।
तो कितना स्ट्रांग है हमारा स्टॉक एज कंपेयर टू मार्केट, ये बताता है। बेसिकली ये बीटा का काम करता है, बट चलो ठीक है। अब आती है बारी, ये तीन चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक आइडिया ले लो ऊपर ऊपर से। अब आती है बारी यहाँ से, यहाँ ये भी आपका जो मूविंग एवरेज है इसके बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ से लेके आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेनली तो सिर्फ इसी फॉर्मूले पे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। मोस्टली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देखोगे वो इसी पे देखोगे अभी, एक्सपोनेंशियल और वेटेड मूविंग एवरेज। आप एक काम करो, ये वेटेड वर्ड हटा दो, थोड़ा हटा ही दो, क्योंकि वेटेड का एक और मतलब निकलता है तो आप फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। और उसके बाद ये रन टेस्ट एनालिसिस आएगा, तो रन टेस्ट के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी हम बात करते हैं सर अरिथमेटिक्स और यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज की, और यह है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। वेटेड का थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे बोलने के लिए, बट बाकी यहाँ से हटा दो। अब मूविंग सबसे पहले तो आपको यहाँ इन दोनों को देख के समझ आना चाहिए कि अरिथमेटिक मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में मूविंग एवरेज का क्या मतलब होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि स्टॉक की प्राइसेस किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ऊपर 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 नीचे 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 ऊपर, फिर ऊपर नीचे। तो ये जो डायग्राम बनती है वो चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको अब अपने इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। देखो, तो अब हम चालू करेंगे सर मूविंग एवरेजेस के बारे में। मैंने थोड़ा सा गूगल पे जो डिटेल्स है वो निकाली है, एक आध चार्ट निकाला है, काफ़ी अच्छा सा चार्ट है, इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आप समझिए कि मूविंग एवरेजेस का मतलब क्या है। मूविंग एवरेजेस का मतलब होता है कि आप एक तरह से पुरानी प्राइसेस का, शेयर्स के पुराने प्राइसेस का एवरेज निकाल रहे हो। अब ये बेसिकली क्यों निकाला जाता है, आप अगर पिछले 15 दिन के, 30 दिन के, 60 दिन के, 90 दिन के, 10 दिन के शेयर प्राइसेस की टोटल करके एवरेज निकालते हो तो उससे एक आपको आइडिया आता है कि पिछले 20 दिनों में या 10 दिनों में ऑन एन एवरेज प्राइस क्या रही है। तो आगे के डिसीजंस लेने के लिए या आगे शेयर की प्राइसेस क्या हो सकती है, ये एस्टिमेट लगाने के लिए मूविंग एवरेज काम आता है मोस्टली। इसके अलावा कई सारे टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स है जहाँ पे ये मूविंग एवरेज का इस्तेमाल होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि मूविंग एवरेज का पर्पस क्या है। पुराने डेटा को एनालिसिस करके, चैप्टर का नाम क्या है, सिक्योरिटी एनालिसिस। पुराने डेटा पे एनालिसिस करके एक कंक्लूजन पे आएंगे जिससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि आगे मार्केट बढ़ने वाला है या गिरने वाला है। तो फ्यूचर की प्राइसेस को थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगाने के लिए हम ये सब करते हैं। अब एवरेजेस दो तरह के होते हैं, मूविंग एवरेजेस यहाँ पे दो तरह के हैं। सबसे पहला है सर सिंपल मूविंग एवरेज। अब सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। सो लेट्स से ये है आपके डे, और आज से लेके ये 5वां दिन था, फिर चौथा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर दूसरा दिन, फिर पहला दिन। मतलब अगर मैं कल की बात करूँ तो ये है वो एक दिन का गैप जो आया। परसों की बात करूँगा उसके पहले की, ये पहले की, ये पहले की। तो सबसे पुराना दिन कौन सा है इसमें, ये वाला 5वां दिन, जो 5 दिन पुरानी प्राइस, ठीक है। तो लेट्स से स्टॉक की प्राइस है ABC की, हम ऐसा लेके चलते हैं कि स्टॉक ABC शेयर होगा कोई, उसकी प्राइस चल रही है तकरीबन 40 रुपये। यहाँ पे वो 38 हुई, गिरी, फिर यहाँ 48 पे क्लोज़ हुआ, फिर 45 पे क्लोज़ हुआ, और फिर 50 पे क्लोज़ हुआ, ठीक है। या फिर आप थोड़ा 45 से 46 पे क्लोज़ हुआ, ऐसा लेके चलो। अब अगर हमें सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, सारी प्राइसेस को टोटल करेंगे। 40 थी पहले, फिर 38 थी, फिर 41 थी, 45 थी, फिर 46 थी, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितने दिन की प्राइसेस है 5, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। एवरेज निकालना तो आता है, ये सबसे सीधा और सिंपल तरीका है एवरेज निकालने का। तो ये आती है 42, ठीक है सर। एवरेज प्राइस आपकी आ गई 5 दिन की 42 में। एक बार वापस से टोटल कर लेता हूँ, 46, 45, 41, 38 और 40 डिवाइडेड बाय 5, 42, ठीक है।
अब ये था सिंपल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट, लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट में है कुछ ड्रॉबैक्स, इस कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है। इसी वजह से दूसरा कॉन्सेप्ट आया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EMA कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट जिस वजह से आया वो वजह जानना ज़रूरी है। अब आप ध्यान दो, सिंपल मूविंग एवरेज कितना आया है 42, यानी कि कल की प्राइस 42 के आसपास हो सकती है, जबकि अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो 40 के बाद 38 ज़रूर हुई, गिरी, बट उसके बाद जो बढ़ना शुरू हुई तो वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। आपको लगता है कि कल प्राइस 46 थी तो 42 पे चले जाएगी आज? नहीं सर, वो ऑन एंड अराउंड 47 भी हो सकती है, क्योंकि पहले तो ट्रेंड अपवर्ड्स दिख रहा है 41, 45, 46, और गिरा तो भी 45, 44 के आसपास होगी, 42 थोड़ी जाएगी। तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या करता है पता है? आपको फ्यूचर के बारे में गुमराह करता है। ये आपको प्रॉपर या एस्टिमेट बराबर बताता नहीं है कि प्राइस कहाँ जाएगी। ये तो सिर्फ इसका काम है 5 दिन के प्राइसेस को टोटल करके एवरेज कर लेना। अब मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान देना। आप इस 38 को बदल दो, या फिर मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, 38 की जगह आप एक काम करो 35 कर दो, जो 4 दिन पुरानी प्राइस थी, और फिर से अगर आप एवरेज निकालोगे तो इट विल बी लाइक दिस, 46 प्लस 45 41, 35 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे आ जाएगा 41.4। क्या लगता है आपको आज प्राइस 41.4 जाएगी, जबकि प्राइस थी 46 कल की? उसके पहले थोड़ी सी कम थी, उसके पहले थोड़ी सी कम थी। यानी आप देख रहे हो 3 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है और एकदम से आज 41 चले जाएगी प्राइस, ऐसा लगता है आपको? होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट जो ट्रेंड बोलता है वो ये है कि सर 46 के आसपास रहेगी। तो 4 दिन पहले की कोई प्राइस इतनी गिरी थी, तो आज प्राइस 41.4 होगी, इसके चांसेस कम है। तो ऑल एंड ऑल मेरा ये बोलना है कि ये जो फिगर है ये आपको रॉन्ग परसेप्शन देती है आगे की प्राइसेस का। ठीक है, क्यों रॉन्ग परसेप्शन देती है मैं ये भी बताता हूँ। रॉन्ग परसेप्शन इसलिए देती है क्योंकि जैसे ही आप इन पांचों फिगर को 5 से डिवाइड करते हो, आपने सबके होने के चांसेस इक्वल कर दिए। हर दिन की प्राइसेस के होने के चांसेस 20% कर दिए। यानी कि आज प्राइस 46 हो सकती है, इसकी 20% प्रोबेबिलिटी है। आज प्राइस 45 हो सकती है, इसकी 20% प्रोबेबिलिटी, इसकी भी 20% प्रोबेबिलिटी। आप ये बोल रहे हो कि आज प्राइस 38 भी जा सकती है, इसके चांसेस 20% है। कैसे पॉसिबल है? आपको नहीं लगता कहीं से भी कि आज जो प्राइस होगी वो मोस्टली डिपेंड करती है कल की प्राइस पे, ना कि बहुत पुरानी प्राइस पे? तो कल की प्राइस को, यानी कि रीसेंट डेटा को ज्यादा वेटेज मिलना चाहिए एज कंपेयर टू द ओल्ड डेटा। इसका अब उतना वेटेज नहीं रहा सर जितना इसका रहा है। मैं आपको दूसरे एग्जांपल से भी समझाता हूं, ठीक है। ये पहला साल है 0 से 1 2 3। मैं कल क्या करूंगा, ध्यान देना, मैं कल क्या करूंगा ये मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं। आज फास्ट ट्रैक बैच चल रही है, अगले 2 महीने तक मैं फास्ट ट्रैक बैच ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी वाली, ये मुझे पता है और ये मैं बता भी सकता हूं। लेकिन आज से ठीक 3 साल बाद मैं क्या करूंगा जुलाई अगस्त में, मुझे नहीं पता। आप बता सकते हो, आपको भी नहीं पता कि आज से ठीक 3 साल बाद जुलाई अगस्त में आप क्या करने वाले हो। बट आप अगले महीने का या उसके अगले महीने का क्या करने वाले हो ये आपको पता है कि यार अटेम्प्ट आने वाला है, तो हम पढ़ रहे हैं, तो हम तो पढ़ाई करेंगे। बोलने का मतलब यह है कि जब गैप बढ़ जाता है तो अनसर्टनिटी बढ़ जाती है, तब बताना मुश्किल हो जाता है, तब एस्टिमेट लगाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे भी तो सेम अप्लाई होता है कि जब गैप बढ़ जाती है तो उस डेटा की वैल्यू कम हो जाती है, डेटा की वैल्यू कम हो जाती है, एस्टिमेट लगाना मुश्किल हो जाएगा। आप पता नहीं लगा सकते कि आज प्राइस क्या होगी। आप कल की प्राइसेस का पता आज क्या कर रहे हो उससे लगा सकते हो, लेकिन आज से ठीक 3 साल पहले क्या करा था उससे तो शायद नहीं लगा सकते कि आज जो कर रहे हो, आज आप जो भी कर रहे हो वो शायद आपने 3 साल पहले नहीं सोचा था। सिचुएशन बदलती है। सेम चीज यहां पे है।
सिंपल मूविंग एवरेज में एक प्रॉब्लम है कि 3 साल पहले वाले डेटा को भी उतना ही इंपॉर्टेंस मिलता है जितना कल की प्राइस को मिल रहा है, और यही नहीं होना चाहिए, इसीलिए आया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो क्या सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में रीसेंट प्राइस को ज्यादा वेट मिलता है, ऐसा बोलना चाहते हैं आप? एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहता हूं कि जितना पुराना डेटा रहेगा उतना वेट कम होता है, जितनी रीसेंट प्राइस होती है उतना वेट ज्यादा होता है। यानी 46 को सबसे ज्यादा वेट मिलेगा एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द डेटा। यही तो हम बोलना चाहते हैं कि कल की प्राइस से तो हम आज का अंदाजा काफी आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन 5 दिन पुरानी प्राइस या 5 साल पुरानी प्राइस से तो हम शायद आज का अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको आ रहा है समझ में? तो सिंपल मूविंग एवरेज का जो प्रॉब्लम था वो ये था कि वो हर प्राइस को, रीसेंट प्राइस को भी और ओल्डेस्ट प्राइस को भी सेम वेट देता था। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला बुक ओपन करो। फॉर्मूला बुक ओपन करते ही ये अरिथमेटिक मूविंग एवरेज पे आओ, पेज नंबर है 5। अरिथमेटिक मूविंग एवरेज पे आने के बाद ऐसा मार्किंग करो, यहाँ पे मार्किंग करो, यहाँ पे काफ़ी जगह बची हुई है, यहाँ पे इतनी जगह जो बची है पेज नंबर 6 में, यहाँ पे लिखो, मैं कुछ लिखवा रहा हूँ। सिंपल, मैं बहुत शॉर्ट में लिखवाना चाहता हूँ इसलिए कम शब्दों में लिखूँगा क्योंकि जगह कम है आपके पास। ड्रॉबैक, ऐसा एरर ये दे दो, ड्रॉबैक ऐसा आपने दे दिया। ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस, या वेट लिख दो पहले और ब्रैकेट में इम्पोर्टेंस लिखो, टू रीसेंट as well as oldest prices of stock, whereas recent prices should have more weightage। देखो अब आप लिख सकते हो वहाँ पे तो ठीक है, नहीं तो कहीं और थोड़ा सा शिफ्ट करो। उसके बाद आपको मोर वेटेज को और रीसेंट प्राइसेस को अंडरलाइन करना है और मार्क करके सिर्फ एक शब्द लिख दो, EMA। इतना जो लिखा ना, आपको इससे रिवीजन करते समय काफ़ी अच्छे से याद रहेगा कि EMA आया क्यों और EMA करता क्या है। EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ध्यान देना, ये था अरिथमेटिक मूविंग एवरेज जिसको हम सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं। और ये फॉर्मूला कोई टेक्निकल नहीं है। आप देखो प्राइसेस जो है ना, कल की प्राइस उसके एक दिन पहले की प्राइस यानी कि -1 उसके एक दिन पहले की, और ऐसे करते करते सारी प्राइस को टोटल करके डिवाइडेड बाय n कर दो, यानी कि द टोटल ऑफ द क्लोजिंग प्राइसेस इन द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सिंपल मूविंग एवरेज आ गया। अब बात करता हूं सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। फॉर्मूला थोड़ा सा टेक्निकल है तो आपको अब बस याद करना पड़ेगा, बट मैं लॉजिक समझा दे रहा हूं यहाँ पे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, हम एक्सपोनेंट, नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, एक्सपोनेंट जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। एक्सपोनेंट यानी कि सबसे ज़्यादा वेट। हमने टोटल जो वेटेज है वो 100% होता है, जिसको हम 1 लिख सकते हैं। 1 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि एक होता है सर एक्सपोनेंट और एक होता है 1 माइनस एक्सपोनेंट। अरे सॉरी, मैं फिर से लिख देता हूँ। हमने क्या करा, टोटल वेट होता है 100% जो कि होता है 1, ठीक है। अब हमने मैक्सिमम वेट जिसको देना है यानी कि रीसेंट प्राइस जो है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, उसको हमने बोल दिया एक्सपोनेंट। तो बाकी जितने भी प्राइसेस है वो क्या हुई सर, 1 माइनस एक्सपोनेंट। 1 माइनस एक्सपोनेंट, मानते हो इस बात को? अगर ये 20% है तो 1 माइनस 0.20 ये 80% हो गया। अगर ये 30% है तो 1 माइनस 0.30 ये 70% हो गया। आ रही है बात आपको समझ में? तो अब देखो यहाँ पे नोटिस करना फॉर्मूले का मतलब क्या होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो करंट प्राइस होती है, CP, करंट प्राइस यानी कि अभी अभी जो प्राइस खत्म हुई है,
उसको एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है जो कि मैक्सिमम वेट होता है, ठीक है। और फिर ये तो एक ही प्राइस को आपने एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो प्रीवियस ईएमए है, करना तो टोटल है ही ना, एवरेज करने के टाइम पे हम टोटल तो यहां पे भी कर रहे थे, ये देखो प्लस का साइन है यहाँ पे, ये भी प्लस का साइन है। तो और फिर हम जो पुराना ईएमए है, अब पुराने ईएमए में बाकी पुरानी सारी प्राइसेस आ जाती है करंट प्राइस को छोड़ के, मान लो। तो प्रीवियस ईएमए जो भी है उसको आपने बाकी बचे हुए प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ई की वैल्यू अगर 20% है तो 1 माइनस ई की वैल्यू कितनी हुई, 80%, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे अपने वाले एग्जाम्पल को देखें, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको वही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंट की जो हमारी वैल्यू आती है वो है कुछ 0.33, ठीक है। अब आपकी करंट प्राइस कौन सी थी, 46, ध्यान देना, करंट प्राइस इनटू एक्सपोनेंट प्लस प्रीवियस ईएमए इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंट। अब करंट प्राइस थी आपकी 46, इसको आपने 0.33 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बात आती है क्योंकि कहीं ना कहीं से शुरू करना है, तो आप प्रीवियस ईएमए जो आपको दिया होता है इसको आप सिंपल मूविंग एवरेज भी मान सकते हो जब पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तब। दूसरे दिन के लिए तो आपके पास ईएमए की फिगर आई जाएगी, लेकिन पहली बार ईएमए की फिगर निकालना है तो वहां पे आप सिंपल मूविंग एवरेज ले सकते हो। तो इन चार प्राइसेस का मैं सिंपल मूविंग एवरेज ले लेता हूं, 45 प्लस 41 प्लस 38 जो पुरानी प्राइस थी प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4, तो वो आती है 41, ठीक है। तो सिंपल मूविंग एवरेज जो 2 से लेके 5 दिन की 4 दिन की थी उसको हमने कितना वेटेज दिया, 1 माइनस 0.33, उसमें चारों प्राइसेस को हमने इक्वल वेट दिया है, बट करंट प्राइस को हमने सबसे ज़्यादा वेट दिया है। सो 46 मल्टीप्लाई होगा 33% वेट से, और 41 जो एवरेज था वो मल्टीप्लाई होगा 67% से। बट आप थोड़ा ध्यान देना, ये एक दिन की प्राइस है 46 जिसको 33% वेट मिल रहा है, लेकिन 41 4 दिन की प्राइसेस से निकल के आया है जिसको 67% वेट मिल रहा है। आप सोचो 67 डिवाइडेड बाय 4 भी अगर आप करते हो तो ऑन एन एवरेज हम हर दिन की प्राइस को सिर्फ 16 से 17% वेट दे रहे हैं, एक प्राइस को उसमें 16 से 17% वेट आ रहा है, जबकि यहां पे 46 की प्राइस को 33% वेट आ रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमने रीसेंट प्राइस को ज्यादा वेटेज दिया है। अब अगर इससे आंसर निकालोगे तो कुछ ये आएगा 15.18 प्लस 27.47, तो ये आ गया 42.65। बोलने का मतलब क्या है सर कि आपका एसएमए 42 की फिगर दे रहा था, ईएमए 42.65 की फिगर दे रहा है, उससे बेटर पिक्चर आपको प्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बस फॉर्मूला यही है। आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ है इस फॉर्मूले को याद करने में? आपको इतना समझ में आना चाहिए कि 100% की प्रोबेबिलिटी को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक एक्सपोनेंट और एक दूसरा बचा हुआ, ठीक है। करंट प्राइस जो रिसेंट में प्राइस खत्म हुई है उसको मेजर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे एक सिंगल प्राइस को, और बाकी का जो पूरा ईएमए था, पुराना ईएमए बोलो, क्वेश्चन में दिया रहेगा, या फिर सिंपल ले लेना एवरेज उसका, उन सारी प्राइसेस को बाकी बचे हुए प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ, आप ध्यान देना। ये वाली चार्ट पे, इस चार्ट में जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, और जो रेड लाइन आपको दिख रही है वो है सिंपल मूविंग एवरेज की, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हाँ, ग्रीन तो आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की है, रेड वाली आपकी सिंपल मूविंग एवरेज है, और ब्लैक वाली भी सिंपल मूविंग एवरेज है। अब अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो, और ये जो दिख रहा है ना आपको डायग्राम में, ये है उस दिन के शेयर की एक्चुअल क्लोजिंग प्राइसेस। तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि ग्रीन वाली लाइन उन क्लोजिंग प्राइसेस के बहुत नज़दीक है,
ऑलमोस्ट जैसे वो प्राइसेस खत्म हो रही है वैसे ही ग्रीन लाइन भी आ रही है, ठीक है। बट ब्लैक और रेड लाइन उन प्राइसेस से काफी दूर है, यानी कि ब्लैक और रेड लाइन, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मान लो कि आप यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थे, इसका हमने वो निकालना है ना, चलो मैं पहले उसे सेव कर लेता हूं और उसके बाद उस पर मार्किंग करता हूं ताकि आपको एक आइडिया मिले। उसके बाद हम सर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, मान लो कि आप, ये मैं कहीं से भी एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे हो, ये जो मैंने ब्लैक लाइन खींची है, चलो ब्लैक छोड़ दो, आप दूसरी कलर ही बदल देते हैं हम, क्योंकि इन्होंने सारा ब्लैक रेड और वो सब यूज़ करा है। मैं पिंक लाइन ले लेता हूँ। अब अब क्या मतलब निकलता है ये थोड़ा ध्यान देना कि ब्लैक वाली लाइन क्या बोलती है, ब्लैक वाली लाइन बोलती है कि कल प्राइस इतनी होगी, जो मैं ये मार्किंग कर रहा हूं। रेड वाली लाइन बोलती है कि कल प्राइस इतनी होगी, और ग्रीन वाली लाइन बोलती है कि कल प्राइस इतनी होगी। आप बताओ एक्चुअल में प्राइस किसके नजदीक ज्यादा थी? ग्रीन वाली लाइन के नजदीक ज्यादा थी जब प्राइस गई। तो ये वाली है ना, ये जो ब्लैक छोटे छोटे आपको डायग्राम दिख रही है, वो उसका नाम आपको बाद में आपके सिलेबस में मिल जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ें है, प्राइसेस, क्लोजिंग प्राइसेस, वो ग्रीन वाली लाइन के पास काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ईएमए जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आपको बेटर पिक्चर प्रोवाइड करता है कि कल क्या प्राइस होगी, इंस्टेड ऑफ द सिंपल मूविंग एवरेज। यही हमारा पर्पज़ है। सो ऑल एंड ऑल पर्पज़ यही है कि हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं फ्यूचर को, वो बहुत अच्छे से एस्टिमेट कर पाए, इसलिए सिंपल मूविंग एवरेज या अरिथमेटिक मूविंग एवरेज के बजाय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम इस्तेमाल करेंगे। और फ़र्क क्या है सर? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करंट प्राइसेस को ज़्यादा वेटेज देता है, ना कि सारी प्राइसेस को सेम वेट देता है। ये वाला पार्ट आपका ख़त्म हुआ यहाँ पे। अब हम आते हैं हमारे प्रैक्टिकल पार्ट पे, जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ेंगे सर। क्लोजिंग वैल्यू, आप भी आ जाओ अपने कंपाइलर के 3rd चैप्टर पे, सिक्योरिटी एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पे। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ बीएससी सेंसेक्स फ्रॉम 6th to 17th डे ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी। आपको जो शेयर की प्राइसेस दी है वो है क्लोजिंग प्राइसेस दी हुई है हर दिन की, 6 तारीख से लेके 17 तारीख जो जनवरी का महीना था, कोई भी 2000 का साल ले लो जो इन्होंने दिया होगा। अब वो है बीएससी सेंसेक्स। सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो सेंसेक्स 6 तारीख से 17 तारीख के बीच क्या क्या कहाँ पे क्लोज हुआ, किस प्राइस पे क्लोज हुआ, वो आपको दिया हुआ है। 6 तारीख को थर्सडे था, थर्सडे को इतने पे क्लोज हुआ। फ्राइडे काम किया, सैटरडे संडे देख सकते हो, नो ट्रेडिंग, ठीक है। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तीनों दिन ट्रेडिंग नहीं थी। अब नॉर्मली तो सैटरडे संडे ही ऑफ होता है, फ्राइडे को हो सकता है कोई हॉलीडे आया होगा, पब्लिक हॉलीडे, इसलिए कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, और उसके बाद सीधा मंडे को। तो आपको इतने दिन की क्लोजिंग प्राइसेस दी हुई है। आप थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोलता है। कंप्यूट करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स ड्यूरिंग द अबव पीरियड। इसमें आप हर दिन पता लगाओ कि ईएमए क्या था। जिस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई उस दिन का तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राइसेस पुराने दिन की ही काम आने। तो ये रहा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ट्रेडिंग डेज थे आपके पास में, ठीक है। ध्यान देना, द 30 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स कैन बी अज्यूम्ड एज 30,000। मैंने बोला एक एसएमए या सिंपल मूविंग एवरेज या फिर स्टार्ट करने के लिए कोई तो मूविंग एवरेज का डेटा दिया रहेगा। यहाँ पे 30 डेज का मूविंग एवरेज का 30,000 वैल्यू आपको लेना है स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद उन्होंने एक्सपोनेंट की भी फिगर दी हुई है, वो है 0.062। मैंने बोला ना आपको अगर याद होगा इस पूरे एग्जाम्पल में मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि ई का कैलकुलेशन कैसे होता है 0.33। बहुत सिंपल है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, थोड़ा सा याद रख लो और अपने कंपाइलर में भी लिख लो। इट इज़ नथिंग बट 2 डिवाइडेड बाय n+1। n यानी कि नंबर ऑफ डेज। अगर आप 30 डेज का ईएमए निकालना चाहते हो, ध्यान देना, तो 2 डिवाइडेड बाय 30 + 1
31, ये तो 2 डिवाइडेड बाय 31 आएगा आपका 0.06। ठीक है, अब मेरे केस में मैंने क्या किया सर, मैंने सिर्फ 5 दिन का ईएमआई निकाला, मैंने सिर्फ 5 दिन का ईएमआई निकाला जो हमने एग्जाम्पल देखा था। तो 2 डिवाइडेड बाय 5 + 1, 2 डिवाइडेड बाय 6, 0.33 यहाँ से आया था वो 0.33, क्योंकि मैं 5 दिन का ईएमआई निकाल रहा था। अगर आप 30 डेज़ का निकालना चाहते हैं तो 31 डेज़ ले लोगे, 2 डिवाइडेड बाय 30 + 1। तो ये फॉर्मूला आप लिख के रख लो यहाँ पे, 2 डिवाइडेड बाय n+1। अब आप अगर इसका टोटल करोगे, यानी कि 30 डेज़ के एक्सपोनेंट की ईएमआई अगर आपको निकालनी है, तो ईएमआई का एक्सपोनेंट अगर आपको निकालना है तो 2 डिवाइडेड बाय 30 + 1 कितना होता है, 2 डिवाइडेड बाय 31, ध्यान देना 2 डिवाइडेड बाय 31 ये आता है 0.06452। आप बोलोगे सर यहाँ तो 0.062 लिखा है, वहाँ 0.06452 आ रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक्चुअल फिगर तो देखो 0.06452 ही है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, फॉर्मूला भी यही है। अगर क्वेश्चन में ई की वैल्यू नहीं दी रही, बात को ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में एक्सपोनेंट की वैल्यू नहीं दी रही तो फॉर्मूला से कैलकुलेट करो और वो 0.06452 लिखो। बट अगर दी हुई है तो क्वेश्चन को सवाल मत करो कि ये गलत है। अगर आप ये बोलोगे ना कि सर ये तो वैल्यू एक्सपोनेंट की क्वेश्चन में ही गलत दी है, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, मेरे को मार्क्स चाहिए पूरे, नहीं पॉसिबल। समझो बात को, अगर कहीं कुछ भी लग रहा है आपको, बट क्वेश्चन को सवाल मत करो, उस फिगर को आप पहले लेके चलोगे। तो ऐसे टाइम पे अगर ये एक्सपोनेंट की वैल्यू दी हुई है तो इसको ही वैल्यू पकड़ो ई की और सॉल्व करो, ई इज इक्वल टू 0.062। नहीं दी होती तो हम फॉर्मूले से निकालते, बट फॉर्मूला याद रहना चाहिए। प्रोवाइड डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन। ठीक है सर, करते हैं। 7 दिन तक ईएमआई निकालना है अपन को, हर दिन। पहले जब स्टार्ट करोगे तो 30,000 को प्रीवियस ईएमआई ले सकते हो, जब आप 6 तारीख को चालू करोगे, थर्सडे को। अब यहाँ पे पहले फॉर्मूला देख लो, अपन ने क्या लिखा है। ईएमआई इज इक्वल टू, जो इंस्टीट्यूट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है ICAI, लिख लो यहाँ पे ऐसे मार्किंग करके। और ये फॉर्मूला कोई मयंक कोठारी ने थोड़ी लाया है, ये है मेन कॉन्सेप्ट, कंसेप्चुअल फॉर्मूला इज दिस। अब कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझा दूंगा। करंट प्राइस को मैक्सिमम वेटेज मिलना चाहिए और प्रीवियस ईएमआई यानी कि बाकी जितना भी प्राइस ईएमआई है उसको बाकी पूरा वेटेज मिलना चाहिए। तो हमारे केस में 6%, 0.062 का मतलब होता है 6.20%। 6.20% सिर्फ एक प्राइस को वेटेज मिल रहा है और बाकी पुराने 300 दिन की प्राइस को जो भी होगी बाकी का वेट मिल रहा है 93.80। 30 दिन सोचो, 93 डिवाइडेड बाय 30 करके देखो, एक दिन की प्राइस को सिर्फ 3% वेट आ रहा है उसमें, और यहाँ रीसेंट प्राइस को ही 6% वेट आ रहा है। तो यस, करंट प्राइस को ज़्यादा वेट मिल रहा है, राइट। अच्छा, अब इंस्टीट्यूट का ये वाला फॉर्मूला है, ये मैं आपको डिराइव करके देता हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आ जाओ। तो हम ईएमआई जो निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला है जो मैंने समझाया आपको। करंट प्राइस को ज़्यादा वेटेज देंगे और बाकी प्रीवियस ईएमआई जो है आपका उसको बचा हुआ वेट देंगे। अब अगर आप थोड़ा ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, करंट प्राइस इंटू एक्सपोनेंट प्लस प्रीवियस ईएमआई इंटू 1 माइनस प्रीवियस ईएमआई इंटू एक्सपोनेंट। सही बोल रहा हूँ मैं? अब आप अगर नोटिस करोगे तो करंट प्राइस इंटू एक्सपोनेंट और प्रीवियस ईएमआई इंटू एक्सपोनेंट, इसमें से आप एक्सपोनेंट ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हो और ब्रैकेट में आ जाएगा करंट प्राइस माइनस प्रीवियस ईएमआई, और एक्सपोनेंट आ गया ब्रैकेट के बाहर प्लस क्या बचा, प्रीवियस ईएमआई। तो आपने इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर दिया। यानी कि आप बहुत सिंपल सा तरीका कर सकते हो, करंट प्राइस में से प्रीवियस ईएमआई माइनस करके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें प्रीवियस ईएमआई ऐड कर दो, तो भी वही फिगर आएगी। हालांकि आपको ये फॉर्मूला बार बार रटना पड़ेगा
और अगर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी जिसमें आपको ये फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला बार बार लिख के आपको एक आदत हो जाएगी ये समझने की कि करंट प्राइस को ज़्यादा वेटेज मिल रहा है, बाकी सारी प्राइस को बचा हुआ वेट मिल रहा है 1 - E। तो एक अच्छी आदत होना भी ज़रूरी है। आंसर तो इससे और इससे भी सेम ही आएगा। इंस्टीट्यूट के हर मटेरियल में आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। क्यों, ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये आसान है, इससे आंसर जल्दी निकलता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में फटाक से रखना है, एक्सपोनेंट को एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, ये क्या 1 - E करते बैठो हर बार। ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअली ये इस्तेमाल करो। यहाँ पे भी देख लो क्या लिखा है इन्होंने, प्रीवियस EMA प्लस करंट प्राइस माइनस प्रीवियस EMA इंटू एक्सपोनेंट। यही किया, आगे पीछे कर दो बस, और क्या फ़र्क पड़ रहा। ठीक है सर, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो इंस्टीट्यूट का ही ये कम आंसर है, इंस्टीट्यूट के तरीके से ही सॉल्व किया हुआ है। आप अगर ये वाला तरीके से एक बार सॉल्व करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो सबसे पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया। अब यहाँ से तो मैं क्वेश्चंस पे बैठ रहा हूँ। बिना सॉल्व किए अगर आप यहाँ से आगे बढ़ गए तो सब बड़ी वाली गलती कर रहे हो और बेवकूफ़ी कर रहे हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरी गलतियों से सीखो, मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो। मैं पुराने बच्चों का भी एक्सपीरियंस आपसे, आपके जो सीनियर है वो शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये मत बोलो कि सर मैं भी आपके जितने 50 साल लूँगा और आपके जितनी गलतियाँ करके आपके जितना ही बनूँगा। जब मैं मौका दे रहा हूँ मेरे से भी आगे बढ़ने का, तो आप वो मौका एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो आई एम एज्यूमिंग कि आपने एक्सेप्ट करा, आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व करा। मेरे को नहीं लगता कि अब इस पॉइंट के आगे कुछ भी समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बस फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो। पहले 1-2 कैलकुलेशन में देख लेता हूँ। देखो 6 तारीख से चालू करोगे आप, सिंपल सी बात है। जिस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं है उस दिन कुछ कैलकुलेशन करके मतलब नहीं है, सही में आंसर रहता है ये में आपका। ठीक है, आपने क्या किया, करंट प्राइस ले ली 29,522 जो आपको दी हुई थी। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला था कि 30,000 से स्टार्ट कर लो, मतलब जो प्रीवियस EMA था 30,000 से स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, अब मैं इंस्टीट्यूट के फॉर्मूले से समझा रहा हूँ। पहले तो ये तो आपको इस्तेमाल करना है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। इंस्टीट्यूट का फॉर्मूला मतलब मेरे को तो टेबल समझाना है ना, तो ध्यान देना। करंट प्राइस माइनस EMA करोगे तो 29,000 माइनस 30,000 करोगे, ब्रैकेट में 478, यानी कि 478 निगेटिव आया। उस 478 को आप एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करोगे, करंट प्राइस माइनस प्रीवियस EMA, तो 478 निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट करोगे तो 29.636 आ गया। इसमें आप प्रीवियस EMA ऐड कर दो तो आपका 29,970 आ गया। ये देखो, थर्ड वाले पार्ट को 0.062 से मल्टीप्लाई करा और ये जो भी आया आपका इसमें सेकंड और फोर्थ ऐड कर दो। सेकंड क्या था सर आपका, प्रीवियस EMA, और फोर्थ था आपका दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट। अब आप नोटिस करोगे ये 29,000 जो है आज का जो EMA है वो कल का प्रीवियस EMA बन जाएगा। आज का EMA कल का प्रीवियस EMA बन जाएगा, फिर कल का EMA परसों का प्रीवियस EMA बन जाएगा, और फिर कहानी आगे जाती जाएगी। तो ऐसे आप पूरा सॉल्व कर लोगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं जा रही है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ध्यान देना, मैं आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना नहीं समझा रहा हूँ इस बैच में, वो तो टोटल करना प्लस माइनस करना आपको आता है, ये अज्यूम करके आगे बढ़ रहा हूँ। अदरवाइज़ आप बोलोगे तो मैं बताता हूँ प्लस का बटन कहाँ पे है कैलकुलेटर पे। ध्यान देना। सो आप देखोगे यहाँ पे 29,970 था, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर बढ़ा 983। ठीक है, फिर और बढ़ा 30,046 हो गया, फिर और बढ़ा 130, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, यानी कि ये ट्रेंड अपवर्ड्स जा रहा है। देख रहे हो, एक ही दिन गिरा, बाकी हर दिन EMA बढ़ा ही है आपका। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। द मार्केट इज बुलिश। अब दो तरह का मार्केट होता है, बुलिश यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, प्राइसेस बढ़ेगी ऐसा आपको लग रहा है, और दूसरा तरह का मार्केट होता है बेरिश, यानी कि मार्केट नीचे जाएगा, प्राइसेस गिरेगी। जिनको बुलिश बेरिश के बारे में नहीं पता वो कंपाइलर में ऐसे मार्किंग करके ऊपर में दोनों वर्ड्स लिख लो सर। ठीक है, मार्केट इज लाइकली टू रिमेन बुलिश फॉर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इफ अदर फैक्टर रिमेन्स द सेम। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडिकेटर इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स कैन टेक लॉन्ग पोजिशन। अब और एक चीज़ मैं बताता हूँ,
लॉन्ग का मतलब होता है बाय कर लो, शेयर्स खरीद सकते हो आप, और शॉर्ट का मतलब होता है शेयर्स सेल कर दो। तो ये भी लिख लो जिनको नहीं पता, लॉन्ग और शॉर्ट ये दो स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं शेयर मार्केट के ट्रेडिंग में। लॉन्ग का मतलब खरीद लो, शॉर्ट का मतलब बेच दो। अब लॉन्ग का मतलब, लॉन्ग क्यों बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट हमें क्या बुलिश लग रहा है। अगर आज प्राइस 100 है तो मैं बोल रहा हूँ खरीद लो, क्योंकि कल वो बढ़ने वाली है, तो कल जाके 105 पे बेच सकते हो। जब प्राइसेस बढ़ने वाला है ये एस्टिमेट लगाया जाता है तो खरीद लेना चाहिए। जब प्राइसेस गिरने वाली है ये लग रहा है आपको तो बेच देना चाहिए। तो ये है सर, यहाँ पे क्लियरली लिखा है वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन कैन बी कैलकुलेटेड एज e इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय n+1 वेयर n नंबर ऑफ डेज फॉर विच EMA इज कैलकुलेटेड। n इज द नंबर ऑफ डेज फॉर विच EMA इज कैलकुलेटेड। ये था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है बिकॉज डिट्टो सेम है। मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद में आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, जो कि है रन टेस्ट पे। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है। तो ब्रेक लेते हैं सर, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आइए सर, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक। तो मैं चार्ट मैंने ओपन करा है, अगर आपके पास में चार्ट्स होंगे तो ज़रूर आप ओपन करिए। हमने पहले डेटा एनालिसिस में मूविंग एवरेजेस देखा, अब रन टेस्ट की बात करते हैं। और वो रन टेस्ट में देखिए ऐसे फॉर्मूलेज है, कुछ 5 से 7 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी है। बट ये सब क्या है, क्यों करना है, ये हम पहले जान लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। उसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट, जो शेयर मार्केट होता है, वो इनएफिशिएंट भी होता है, इफ़िशिएंट भी होता है। नॉर्मली तो प्रैक्टिकली इफ़िशिएंट होता है। मार्केट इनएफिशिएंट कब कहलाता है, मतलब बेकार मार्केट है यार। क्या मतलब है ऐसे मार्केट में ट्रेड करके जब मैं अंदाज़ा, आसानी से हर कोई अंदाज़ा लगा ले पा रहा है कि कल क्या प्राइस होने वाली है। एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 दिन पहले शेयर की प्राइस थी, कोई भी शेयर ले लो, 30 रुपये, फिर हुई 32 रुपये, फिर हुई 34 रुपये, फिर 35 रुपये, फिर हुई 38 रुपीज़। अब आप मेरे को बताओ, क्या आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आसपास क्या प्राइस होगी 6th डे पे? लगा सकते हो क्लियरली, और लगा सकते हो तब तक तो ठीक है, तब तक मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन प्राइसेस के वजह से अगर यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि 6th डे की प्राइस इन पुरानी प्राइसेस की वजह से डिसाइड हो रही है कि मार्केट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे भी 40 हो गई। ये 40 रुपीज़ की जो प्राइस है, अगर वो पास्ट प्राइसेस को देखते हुए अगर आई है वहाँ पे, तो मार्केट इनएफिशिएंट है, क्योंकि ये अंदाज़ा हर कोई लगा लेगा, हर कोई बाय करना चाहेगा, क्योंकि मार्केट बढ़ता जा रहा है। सेल कौन करेगा सर? और इफ़िशिएंट मार्केट तब कहलाया जाता है जब प्रॉपर लेवल पे बाय सेल चालू होता है, चालू रहता है, क्योंकि ख़रीदने वाले को भी तो कभी ना कभी बेचना पड़ेगा ना। मान लो आपने सिर्फ ख़रीदा ही ख़रीदा और कभी बिक ही नहीं रहा, क्योंकि मार्केट तो बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे कोई भी क्यों बेचेगा? अगर मार्केट बढ़ता जा रहा है तो बिकेगा नहीं, तो मार्केट बना ही नहीं ना वो चीज़। मार्केट कब बनता है कोई भी चीज़ का? सब्जियों का मार्केट लो, फर्नीचर का लो, किसी भी चीज़ का अच्छा मार्केट वहाँ डेवलप होता है जब वहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों आते हैं। यहाँ तो सिर्फ बायर्स ही आएंगे, सेलर्स कहाँ हैं यहाँ पे? क्योंकि मार्केट तो बढ़ता ही जा रहा है, तो इसे इनएफिशिएंट मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट या तो इफ़िशिएंट होगा या तो इनएफिशिएंट होगा। तो मैंने इनएफिशिएंट कब होता है वो बता दिया। बट इफ़िशिएंट मार्केट की 3 लेवल होती है। या तो वो वीकली इफ़िशिएंट होता है, या तो वो सेमी स्ट्रॉन्ग इफ़िशिएंट होता है, या तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म इफ़िशिएंट मार्केट होता है। तो ये अब हम तीनों जानेंगे कि कब कौन सा मार्केट कहलाता है, मतलब कौन से मार्केट को हम वीकली इफ़िशिएंट कहेंगे, कौन से मार्केट को सेमी स्ट्रॉन्ग इफ़िशिएंट कहेंगे, और कौन से मार्केट को स्ट्रॉन्गली इफ़िशिएंट कहेंगे। मतलब हर लेवल पे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, हर लेवल पे मार्केट बहुत मजबूत बनते जा रहा है। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे आओ। चार्ट में मैंने 3 फॉर्म दिए यहाँ पे, सबसे नीचे अगर आप देखोगे
तो मार्केट को मैं वीकली इफिशिएंट कहूंगा जब शेयर की प्राइसेस जो भी आपको मार्केट में दिख रही है दैट इंक्लूड्स ऑल द पास्ट इंफॉर्मेशन या पास्ट प्राइसेस। मान लो कि शेयर की सारी प्राइसेस, पास्ट प्राइसेस जब सारी इंक्लूड होती है, इसका मतलब शेयर की प्राइसेस में वीकली इफिशिएंट मार्केट में शेयर की प्राइसेस में पुरानी सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है, बट पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है और प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है आप समझ लो कि आज अगर किसी भी शेयर की प्राइस फॉर एग्जांपल 40 रुपये है और उस 40 रुपये में अगर मार्केट इफिशिएंट है, वीकली इफिशिएंट है, तो उस 40 रुपये में पुरानी सारी प्राइसेस का इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो अब आप पास्ट प्राइसेस के भरोसे अगर कुछ भी डिसीजन लोगे तो उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं कमा सकते, क्योंकि उन प्राइसेस की वजह से जो आप सोच रहे हो कि होगा वो ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि प्राइस 40 रुपए की जो प्राइस है उसमें वो इंपैक्ट आ चुका है, अब नहीं आएगा जो आप सोच रहे हो कि आएगा। तो इसके भरोसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न आप वीकली इफिशिएंट मार्केट में नहीं कमा सकते। ठीक है सर, अब बात करते हैं सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट में। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट ये बोलता है कि जो वीक फॉर्म में था पास्ट इंफॉर्मेशन प्राइसेस में ऑलरेडी इंक्लूड होती है वो तो है ही, प्लस पब्लिक इंफॉर्मेशन भी जो अवेलेबल है, यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट, ऐसी सारी बोर्ड रिपोर्ट्स, जो भी अनाउंसमेंट्स होती है वो जो पब्लिकली अवेलेबल होती है उसका भी इम्पैक्ट अगर आज के 40 रुपए में इंक्लूडेड है, जो कि इस वाले मार्केट में नहीं था। मतलब अगर बैलेंस शीट के प्रॉफिट से अगर मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, वो बढ़ चुकी है अगर 40 रुपए में, तो अब इस इंफॉर्मेशन के भरोसे इन्वेस्टर क्या डिसीजन लेगा? इन्वेस्टर को लगेगा प्रॉफिट है, बैलेंस शीट में देख के मार्केट में शेयर की प्राइसेस बढ़ेगी, वो खरीद लेगा, लेकिन उससे शेयर की प्राइसेस नहीं बदलती क्योंकि वो ऑलरेडी 40 रुपए में आ चुकी है, बढ़त जो भी होनी थी वो आ चुकी है। तो अब ऐसे मार्केट को सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट कहते हैं, और ऐसे मार्केट में पास्ट प्राइसेस के भरोसे या पब्लिक इंफॉर्मेशन के भरोसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं कमा सकते। तो जितना भी मैंने टिक किया है ना, यहाँ पे क्लियर समझो कि जहां भी टिक किया है उस इंफॉर्मेशन के भरोसे इस मार्केट में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं कमा सकता। स्ट्रॉन्ग फॉर्म की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ये बोलता है कि भाई देखो, शेयर की जो 40 रुपये आज प्राइस है ना, अगर उसके अंदर पास्ट प्राइसेस का भी इम्पैक्ट आ चुका है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन का भी इम्पैक्ट आ चुका है, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो अभी तक मार्केट में आई भी नहीं है उसे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, उसका भी इम्पैक्ट अगर 40 रुपये में आ चुका है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उस मार्केट को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट। मतलब इसमें तो अब कोई स्कोप ही नहीं बचा कि कहीं से कोई मैनिपुलेट कर सकता है शेयर की प्राइसेस को, नहीं कर सकता। तो ऐसे टाइम पे आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं कमा सकते सर। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कमाना बहुत ही मुश्किल हो गया अब, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन का पास्ट, पब्लिक और प्राइवेट का इम्पैक्ट 40 रुपये में आ चुका है, जो भी आज की शेयर की प्राइस दिख रही होगी। तो इस मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न आप नहीं कमा सकते। तो सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट में मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कब कमा सकता हूं सर? जब मेरे पास में कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो कि कल, ध्यान देना, कल कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट अनाउंस करेगी और उसमें बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट होगा। वो अभी तक पब्लिक नहीं है इंफॉर्मेशन, तो वो प्राइवेट है, और उसकी वजह से शेयर की प्राइसेस बदलेगी क्योंकि वो 40 में इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि वो जब आएगी तब शेयर की प्राइसेस बढ़ेगी, तब मैं शेयर में ज़्यादा कमाऊंगा। तो ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में आने के पहले अगर आपके पास आ गई तब तो मज़ा है, तब आप इस भरोसे सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट में बहुत बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। बट अगर मार्केट वीकली इफिशिएंट है तो ऐसे टाइम पे
आपके पास पब्लिक इंफॉर्मेशन अगर है तो आप बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है तो आप बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। कब नहीं कमा सकते? जो टिक किया है वो, उस भरोसे नहीं कमा सकते उस मार्केट में। और कब कमा सकते हो? जब जो मैंने एस्ट्रिक मार्क किया है उस भरोसे उस मार्केट में कमा सकते हो रिटर्न। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं रेड में मार्क कर देता हूँ कि मैं यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कमा सकता हूँ, यहाँ रिटर्न कमा सकता हूँ और यहाँ रिटर्न कमा सकता हूँ। बाकी केसेस में मैं रिटर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न तो मिलेगा, मैं बहुत बढ़िया रिटर्न की बात कर रहा हूँ, वो नहीं कमा सकते सर। तो सर ऐसे टाइम पे हम शेयर क्यों खरीदे? अरे बोलने का मतलब यही तो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कमा सकते हो आप। लॉन्ग टर्म तक शेयर खरीदो, पास्ट परफॉर्म किसी भी मार्केट में लॉन्ग टर्म तक रहोगे तो बेसिक रिटर्न तो मिलेगा ही, जो सबको मिलता है, भले ही वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो तो मिलेगा ही। तो अब हम बात करते हैं सर वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी कैसे पता लगाते हैं। मतलब कैसे पता लगाना है कि पास्ट प्राइसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट प्राइसेस, या फिर मैं उल्टा बोल रहा हूं, करंट प्राइसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट प्राइसेस। कि पास्ट प्राइसेस के भरोसे करंट प्राइसेस डिसाइड नहीं होगी भाई, क्योंकि मार्केट वीकली इफिशिएंट है। तो इसके 3 टेस्ट है। हम क्या देखेंगे? सिर्फ वीकली इफिशिएंट मार्केट के 3 टेस्ट देखेंगे। अब आप आओगे अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में और पेज नंबर 3.30 निकालोगे आई थिंक। पेज नंबर 3.30। यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि 3 लेवल दिए हुए हैं मार्केट इफिशिएंसी के, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रांग फॉर्म और स्ट्रांग फॉर्म। ठीक है, वीक फॉर्म में क्या दिया हुआ है कि पास्ट प्राइसेस और वॉल्यूम्स इंक्लूडेड होता है ऑलरेडी, कि आज जो करंट प्राइस है वो रिफ्लेक्ट करती है पुरानी सारी प्राइसेस को। सेमी स्ट्रांग में देखना, वो बोलता है कि आज जो प्राइस है वो रिफ्लेक्ट करती है पुरानी सारी प्राइसेस और वॉल्यूम, बट पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो भाई मेरे पब्लिक इंफॉर्मेशन पे यहाँ पे तो कम से कम कमा पा रहे थे, यहाँ पे तो उस भरोसे भी नहीं कमा पा रहे, बट यहाँ पे और यहाँ पे प्राइवेट इंफॉर्मेशन के भरोसे कमा सकते हो। जो इंफॉर्मेशन प्राइसेस में इंक्लूडेड नहीं है उसके भरोसे कमा सकते। स्ट्रॉन्ग फॉर्म तो ये बोलता है भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, पास्ट प्राइसेस हो, सब के सब इस मार्केट में इंक्लूडेड है। मतलब प्राइस जो भी इस मार्केट में दिख रही है आपको, अगर उसमें सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है तो यहाँ आपका कोई चांस नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कमाने का। ठीक है, एम्पिरिकल एविडेंस ऑन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशिएंट मार्केट थ्योरी। वीक फॉर्म यानी कि हम इसका प्रूफ देंगे। इसके 3 टेस्ट होते हैं जो आपको ध्यान देने हैं। अच्छा ध्यान देना, वापस से एक बार हम पढ़ लेते हैं, कुछ मार्क करना होगा तो। हाँ, अकॉर्डिंग टू द वीक फॉर्म इफिशिएंट मार्केट थ्योरी, करंट प्राइस ऑफ अ स्टॉक, थोड़ा ध्यान देना, पेन बदल देता हूं मैं। करंट प्राइस जो होती है स्टॉक की, वो रिफ्लेक्ट करती है सारी इंफॉर्मेशन फाउंड इन द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स। This means that there is no relationship between the past and future price movement. पुरानी प्राइसेस का आगे आने वाली प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं है। इसको बोलते हैं करंट प्राइसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट प्राइसेस। अब आते हैं आगे। तो 3 तरह की टेस्ट होती हैं सर इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, रन टेस्ट और फिल्टर रूल टेस्ट। सीरियल कोरिलेशन टेस्ट हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट देखने के बाद देखेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 5 जो रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद अभी जो हम देखेंगे वो है सर रन टेस्ट, और एक है फिल्टर रूल टेस्ट। इसका भी मोटा मोटा मैं आपको एग्जाम्पल तो इस चैप्टर में नहीं है, बट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले चैप्टर में है। तो जब हम वो क्वेश्चन देखेंगे, सीरियल कोरिलेशन वाला और फिल्टर रूल वाला या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब मैं इनके बारे में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ रन टेस्ट पे फोकस कर रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ें पेंडिंग है, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आएगा तब अपने आप हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल रन टेस्ट पे चलते हैं सर। ये रहा रन टेस्ट। रन टेस्ट का एक एग्जाम्पल है और कुछ
थोड़ा सा फॉर्मूला है जिसके डीप में हम अभी नहीं जाएंगे, तो फॉर्मूला सीधा सीधा उठाएंगे, हाँ मतलब समझ लेंगे कि होता क्या है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हमें प्लस माइनस का साइन देना पड़ता है। ये क्या होता है अब हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे सर, सॉल्व भी कर लेंगे साथों साथ और देख भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, ध्यान दो। द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ सेंसेक्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017 इज गिवन बिलो। 1 तारीख से लेके आगे जितने भी ट्रेडिंग सेशंस हो रहे हैं उस दिन सेंसेक्स की क्लोजिंग वैल्यू आपको दी हुई है। 1 तारीख के बाद 2 को छुट्टी होगी तो 3 तारीख, 4, 5, 6, 7 को छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे आया होगा तो 8, 9 ऐसे करके प्राइसेस दी हुई है और क्लोजिंग प्राइसेस भी दी हुई है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना आगे क्या दिया हुआ है। एनालाइज द वीक फॉर्म, वीक फॉर्म हमें पता करना है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो यहाँ समझ लो कि आपको पता क्या करना है। आपको ये कंफर्म करना है कि पास्ट प्राइसेस का, इतनी जो प्राइसेस टेबल में दी है, आगे आने वाली प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। करंट प्राइसेस और द फ्यूचर प्राइसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट प्राइसेस, ये प्रूव करना है बाय अप्लाइंग। अब ये 3 रूल से, 3 जो मेथड्स है हमारी, उससे प्रूव होता है। बट क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि रन टेस्ट अप्लाई करो आप, कोरिलेशन टेस्ट छोड़ दो, फिल्टर रूल टेस्ट भी छोड़ दो, रन टेस्ट लगा के बताओ कि मार्केट वीकली इफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। इसका मतलब पास्ट प्राइसेस करंट प्राइसेस या फ्यूचर प्राइसेस के इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। उसके बाद एट 5%, ध्यान देना, एट 5% एंड 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस लेवल याद है आपको, रिस्क मैनेजमेंट में देखा था, उसका उल्टा जो परसेंटेज बचता है, यानी कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल, यहाँ पे 90% कॉन्फिडेंस लेवल, यूजिंग 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब इसके लिए होता है एक टी टेबल, जैसे हमारे पास उसमें जी टेबल था, यहाँ पे टी टेबल होता है। डोंट गो डीप इनटू दैट, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई होगी। नोट दैट वैल्यू ऑफ टी एट 5% इज 2.101। टी टेबल में आपको क्या करना है पता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखना है। तो 5% के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 18 डिग्री फ्रीडम देखोगे तो 2.101 मिलेगा उस टेबल में। वैसे ही 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे देखोगे तो 1.734 मिलेगा। तो क्वेश्चन आपको 2 बार टेस्ट करने बोल रहा है, क्योंकि नाम ही टेस्ट है तो हम टेस्टिंग करके देख रहे हैं। और टेस्टिंग हम कितने भी परसेंटेज पे कर सकते हैं, हमारा जैसे एनालिसिस होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है 5% पे भी करो, 10% पे भी करो। तो हमारे पास 2 फिगर है, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब आप स्टेप्स देखिए क्या है। मैं चार्ट के थ्रू पहले बता देता हूँ कि जो भी आपको प्राइसेस दी हुई है ना, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ रन निकाल लो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रन। अब रन्स का मतलब क्या होता है सर, रन का मतलब होता है कि प्राइस अगर बढ़ती जा रही है और गिरी, इसका मतलब उसमें प्राइस में जो है चेंज, जो बढ़त हो रही थी उसमें अब बदलाव आया और अब गिरना शुरू हुई। तो जहां पे भी ट्रेंड बदल रहा है, अपवर्ड जाते जाते नीचे आ रहा है या नीचे जाते जाते ऊपर जा रहा है, तो जब ट्रेंड बदल रहा है तो वो एक रन कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे ये मैं अब ऐसे डायग्राम निकाल रहा हूँ और फिर मान लो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो यहाँ रन नहीं आता सर, ध्यान देना, वो पॉइंट पे रन नहीं आता। रन यानी कि पूरा ये पार्ट, 1 रन, ये 2 रन, ये 3 रन, ये 4 रन, ये 5 रन, यानी कि पूरा सीरीज स्टार्ट से लेके एंड तक। तो ऐसे कितने रन हो रहे हैं अगर हम डायग्राम निकाले तो ये हमें निकालना है। जहाँ पे भी प्राइस ब्रेक हो रही है वहाँ पे 1 रन खत्म हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको यह पता लगाना है कि कितनी बार प्राइसेस बढ़ी है, पॉजिटिव प्राइस चेंज, यानी कि 30 थी तो 32 हो गई, कितनी बार बढ़ी है टोटल, कितनी बार प्राइसेस ऊपर गई है। तो N1 लिखोगे उसको, दैट विल बी डिनोटेड बाय N1। जितनी बार प्राइसेस गिरी है उसे आप N2 डिनोट कर दो। तो ये हो गई पहली 3 स्टेप्स,
टोटल नंबर ऑफ रन N1 N2। उसके बाद दो चीजें और निकालनी है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन। जी टेबल में आपने देखा था ना। अब ये फॉर्मूला दिया है, इस पे हम ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे, डीप नहीं जाएंगे, इन्हीं फॉर्मूला को इस्तेमाल करके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। उसके बाद इस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के भरोसे लोअर और अपर लिमिट निकालेंगे, ये है रेंज। सो लोअर और अपर लिमिट के लिए म्यू माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, यह है फॉर्मूला, जहां पे टी इज द वैल्यू ऑफ टी एट डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अल्टीमेट पर्पस देखो ये है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लेट्स से फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ रन आता है 8 मान लो, ठीक है, और लोअर लिमिट हमारी आती है 6 और अपर लिमिट हमारी आती है 10। आखिरी में क्या होगा मैं बताता हूँ। आखिरी में हम पहली वाली स्टेप को आखिरी की दो स्टेप से कंपेयर करेंगे और ये पता लगाएंगे कि क्या 8 6 और 10 के बीच में आता है, इस रेंज में आता है। अभी अगर मैंने जो फिगर दी उसके हिसाब से तो आता है, 6 और 10 के बीच में ही तो 8 आता है। तो अगर है, इसका मतलब मार्केट वीकली इफिशिएंट है, यानी कि पास्ट प्राइसेस का करंट प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं है। जो हम कह रहे थे वही है। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ रन आ गया आपका 5, तो अब ना लोअर लिमिट और अपर लिमिट के रेंज में नहीं आ रहा 5, 6 और 10 के बीच आता है क्या 5? नहीं। इसका मतलब मार्केट वीकली इनएफिशिएंट है, पास्ट प्राइसेस के भरोसे करंट प्राइसेस डिपेंड कर रही है, यानी कि कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि आगे क्या प्राइस होने वाली है, जो कि गलत है, तो इनएफिशिएंट कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में बस हमारा पर्पज़ है प्रूव करना कि वीकली इफिशिएंट है कि नहीं। इसका मतलब हमारा पर्पज़ है ये प्रूव करना कि पहली स्टेप 6वीं और 7वीं स्टेप के बीच में आ रही है या नहीं। आइए सर, बहुत कम चांसेस है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट पूछ लिया तो उसका कुछ कर नहीं सकते, तो एक दो बार पढ़ के आगे बढ़ जाओ। देखो तो सबसे पहले तो हमने प्राइस चेंज निकाला, ध्यान देना। पहली प्राइस है तो उसके भरोसे तो बोलोगे नहीं कि बढ़ी कि गिरी, इसलिए कुछ भी नहीं लिखा हमने, देखो यहाँ पे, ठीक है। बाद में 2800 से आपने ध्यान दिया होगा प्राइस गिरी तो हमने नेगेटिव साइन दिया। फिर 80 से 95 गई यानी प्राइस बढ़ी तो पॉजिटिव साइन दिया। फिर 795 से 830 गई तो प्राइस बढ़ी तो पॉजिटिव साइन दिया। अब प्रीवियस प्राइस से अगली प्राइस बढ़ रही है तो पॉजिटिव साइन दो, गिर रही है तो नेगेटिव साइन दो, और इस तरह से पूरा टेबल कर लो कंप्लीट। अब ध्यान देना, अब यहाँ से आपका तीन इंफॉर्मेशन निकलेगा लास्ट कॉलम से, आर, N1 और N2। आर मतलब जहाँ पे प्राइस चेंज हो रही है, देखो नेगेटिव चालू हुआ ये एक पहला रन, ये पूरा का पूरा दूसरा रन, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव उसके बाद ट्रेंड बदल गया, ये तीसरा रन, फिर ट्रेंड बदल गया। अब ध्यान देना, ये पूरा आपका चौथा रन है, आया समझ में। इसके बाद ये 5वां रन, ये 6वां रन, ये 7वां रन और ये 8वां रन। टोटल रन कितने हो गए आपके? 8। ध्यान देना, टोटल ऑफ प्राइस चेंजेस यानी नंबर ऑफ रन कितने? 8। इसके बाद आप N1 यानी कि कितने पॉजिटिव चेंजेस हैं ये निकाल लो। 1 2 जहाँ जहाँ है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद आप निगेटिव वाले निकाल लो, जहाँ जहाँ निगेटिव है, 1 2 3 4 5 6 7। और कहाँ है निगेटिव? कहीं मेरे से छूट रहा, ये रहा पहला वाला 8। तो ये आ गया आपका R, N1 N2। कितनी आसान प्रोसेस है, पहले 3 स्टेप तो बहुत आसान हुए, चौथा 5वां स्टेप ही सबसे डिफिकल्ट है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, यह है फोर्थ स्टेप। म्यू का फॉर्मूला 2 इंटू N1 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस 1। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सर। N1 कितना था? 11। N2 कितना है? 8। तो ये हो गया 2 इंटू 11 इंटू 8 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल। पहले तो
इन दोनों को प्रोडक्ट लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि डबल कर दिया, इन दोनों के प्रोडक्ट को डबल कर दिया, डिवाइडेड बाय इन दोनों के सम कर दिया और उसमें एक ऐड कर दिया, तो आ गया 10.26। ये हो गया आपका मीन। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा हूँ सर मैं, ध्यान देना। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ये फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा काट देना यहाँ पे, मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं तो आप उसको फॉर्मूला समझ बैठोगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। सो अब क्या है, वही N1 N2 के अलावा और कुछ है ही नहीं फॉर्मूले में। आप फॉर्मूले में रखो और आगे बढ़ो, थोड़ा याद करना पड़ेगा सर, मतलब वो प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। तो ये आया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.06। अल्टीमेटली ये फिगर हमारे काम आई। अब ध्यान देना, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 18 डिग्री पे जो टी की वैल्यू थी वो थी 2.101, क्वेश्चन में दी हुई है, आपको भी दी हुई रहेगी हमेशा। लोअर लिमिट इज म्यू माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, अपर लिमिट इज म्यू प्लस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। थोड़ा देख रहे हो। सो 10.26 आपका म्यू था, माइनस 2.101 प्लस 2.101 इंटू 2.06, 2.06, तो ये आपका आ गया अपर और लोअर लिमिट। अब आप बताओ आपके नंबर ऑफ रन कितने थे? 8। क्या ये 8 5 और 14 के बीच आ रहा है? यस सर आ रहा है। आप अपना टेस्ट और बदल के देखो, 10% पे चेक करो, तो आपका आंसर आएगा 6 और 13। क्या 8 6 और 13 के बीच आ रहा है? यस सर आ रहा है। हमने 2 बार टेस्टिंग करी और हमारा नंबर ऑफ रन इन दोनों के बीच आ रहा है। इसका मतलब as sin R lies between these limit, hence the market exhibits weak form of efficiency, यानी कि मार्केट वीकली इफिशियंट है, अदरवाइज हम बोलते हैं इनएफिशिएंट है। ठीक है, कहानी खत्म। कितना डिफिकल्ट था, सिर्फ 2 चीज़ें याद करनी है, फॉर्मूला म्यू का और स्टैंडर्ड डेविएशन का, अदरवाइज रन टेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ गया कि हम कब बोलेंगे कि मार्केट इफिशिएंट है, कब बोलेंगे मार्केट इनएफिशिएंट है। सर बीच में ही आएगा, इसका क्या लॉजिक है? यही तो टेस्ट है, यही तो हमने रूल बनाया है कि अगर आता है तो हमें उसे वीकली इफिशिएंट बोलना है, नहीं तो हमें वीकली इनएफिशिएंट बोलना है। ठीक है सर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 और रन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले चैप्टर में। विद दिस वी एंड आवर चैप्टर ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन नेक्स्ट वाले लेक्चर में। मेक श्योर दैट सिक्योरिटी वैल्यूएशन की थ्योरी ज़्यादा नहीं है, आप ये पूरा पढ़ लो और उसके बाद सिक्योरिटी वैल्यूएशन चालू करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, रियल सेंस में प्रैक्टिकल वाला पार्ट आपका वहाँ पे चालू होता है। ठीक है सर, बाय बाय फॉर नाउ।